Hello everyone, welcome to the Commerce JRF Adda platform. This is Soumya Yadav here and I have qualified UGC NET JRF with 99.29 percentile in Commerce. चलिए आज से आपका UGC NET दिसंबर 2025 का नया बैच यानी नया सेशन नई क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और जिन भी बच्चों ने अभी एग्ज़ाम जो रिजल्ट आया है क्वालिफाई किया है मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। और जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर इस बार नहीं कर पाए हैं उनको बिल्कुल भी एम्बैरस होने की डिसअपॉइंट होने की कोई ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अपने आप को फेलियर समझने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए कि एग्ज़ाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। दूसरी चीज़ ये आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है नेट, ठीक है। तो ये आपको सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनाएगा, ये जस्ट एक सिंपल स्टेप है असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ, ठीक है। तो इस चीज़ को इतना लेकर मत चलिए, एक एग्ज़ाम को क्या पता आप इस बार नहीं कर पाए हो, आप डायरेक्टली जेआरएफ क्लियर कर पाओ। इसीलिए कोई भी शर्मिंदगी डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरों की यूट्यूब पे सक्सेस स्टोरीज वगैरह देखकर अपने आप को कम फील मत कराइएगा, क्योंकि मैंने देखा है आजकल जो सक्सेस फुल हो जाते हैं, जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया होता है उनका इंटरव्यू आपको हर जगह देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप अपने आप को कहीं ना कहीं कम या अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो बच्चों जो भी स्टूडेंट्स जो भी अभी इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। आप अगली बार एग्जाम अपेयर करिए और डबल मेहनत से करिए, ठीक है। एक ना एक दिन तो एग्जाम क्लियर होगा ही, ठीक है। आपकी मेहनत हमेशा जो है वो आपको रिजल्ट जरूर 110% देगी। और ज्यादा ये सक्सेसफुल स्टोरीज और ये सब पे ध्यान ना देकर, ठीक है, कि हम भी कल को होते तो टीवी पे आते या यूट्यूब पे आते, ये सब की कोई जरूरत नहीं है। अपना ध्यान पढ़ाई पे लगाइए। जो कमियां रह गई हैं, अपने वीकनेस है उनको एनालिसिस करिए कि आपने क्या गलती की है, ठीक है। इससे आपको आगे हेल्प रहेगी। तो सबसे पहले अगर कट ऑफ की बात कर देती हूँ मैं यहाँ पर। देखिए जो कट ऑफ है बहुत हाई गई है, बहुत हाई गई है, मेरे अकॉर्डिंग बहुत हाई गई है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एनडीए भूल गया है कि नीट का एग्जाम या नीट का रिजल्ट नहीं था, ये नेट का रिजल्ट निकालना है। ये कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम सीजीएल एसएससी नहीं है कि हमने एक बार निकाला और हमें परमानेंट गवर्नमेंट जॉब मिल गई, नहीं मिलेगी ना भाई। इससे तो ये तो मैंने बोला ना मिनिमम एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये तो आपका। तो इतना कट ऑफ क्यों? अगर अगर आप ऐसे ही कट ऑफ हाई करते रहेंगे तो 5 साल के अंदर अंदर आपको 300 आउट ऑफ 300 लाना पड़ेगा जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। यानी जो कट ऑफ क्या होती है मेरे अकॉर्डिंग, मुझे लगता है कट ऑफ हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आप प्लस करके चल सकते हो। जैसे अगर अभी आपके फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, अगर आपके 80 क्वेश्चन सही है, 80 क्वेश्चन पे कट ऑफ गई है, तो आप अगले बार में 83 प्लस क्वेश्चंस पे कर सकते हो, या 82 क्वेश्चन या 83 पे कर सकते हो। डायरेक्टली आप 12 से 13 क्वेश्चन, सॉरी 12 से 13 जो मार्क्स है वो बढ़ाकर कट ऑफ नहीं बना सकते। पर अब हम एनटीए का कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि एनटीए तो जो है वो नीट का, मुझे लगता है उनको थोड़ा दिमाग में प्रॉब्लम है, उन्हें लगता है कि नेट का रिजल्ट नहीं है नीट का निकालना है। क्योंकि इतना कट ऑफ मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतना हाई जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि नेट का जी अगर ज्यादा से ज्यादा तो +2 क्वेश्चंस कर सकते थे ये लोग। और पहले ऐसे ही होता था, ठीक है। अगर आप पहले रिजल्ट अगर चेक करोगे, एनालिसिस करोगे, तो हमेशा क्या होता है 2 से 3 क्वेश्चन का हेरफेर होता है। अभी क्या करने लगे, 8-8 क्वेश्चंस जो है वो आपको बढ़ाने हैं। अगर आपकी बार आपका 212 में अगर मैं बात करूँ ओबीसी कैंडिडेट का, आई थिंक जेआरएफ 212 पे हुआ है, तो अगर आप अब आगे सोच के चलोगे तो अब आप 8 क्वेश्चंस और ऐड कर लीजिए, यानी 16 नंबर आप और ऐड कर लीजिए। तो अब आगे आप जो है वो और कितना कट ऑफ हाई जाएगा। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत है, इनको थोड़ा सा कट ऑफ कम करनी चाहिए थी, बट अभी हमारे हाथ में तो कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन चलिए, क्वेश्चन पेपर जो आया था आपका जून 2025 का, वो मॉडरेट मैं कह सकती हूँ, ना ही इतना टफ नहीं, इजी टू मॉडरेट चल सकते हैं हम। और उसमें इतने सारे क्वेश्चन, जिन्होंने भी मेरी प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड किए होंगे तो आई होप कि उनको हेल्प हुआ हो मेरे क्वेश्चन से। क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा तो मैं ओरली आपको बता सकती हूँ कि मेरे सेशन में से कराए हुए मोस्टली क्वेश्चंस आपको वहां पे देखने को मिले थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, मैंने बीओपी डिटेल में कराया था, वहां से आपका क्वेश्चन था। नाफ्ता साफ्ता इनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर, हेडक्वार्टर्स और उनके मेंबर्स मैंने आपको लर्न करने के लिए बोला था, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। एफडीआई इन्वेस्टमेंट ग्राउंड फील्ड और ब्राउन फील्ड ये मैं आपको करा चुकी हूँ, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। डब्ल्यूटीओ मैंने पूरा कराया हुआ है, वहां से क्वेश्चन आया हुआ था आपका। रिग्रेशन एनालिसिस, टी टेस्ट, यहाँ से आपके क्वेश्चंस कई सारे जो है आप चेक कराओ जाके, प्रीवियस सेशंस में मैंने कराए हैं। माइनर की इनकम जो 1500 आई है, वो मेरे लास्ट की जो मैराथन थी वहां से आप देख सकते हो क्वेश्चन आया हुआ है।
ठीक है। वही बैंक की स्टैब्लिशमेंट ईयर और इंस्टीट्यूशन की स्टैब्लिशमेंट ईयर वो हमेशा रिपीट होता है, वो इस बार भी आया हुआ है। आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आए हुए हैं, मैंने आपको प्रिंसिपल्स और आपको कंजर्वेटिज्म का भी प्रिंसिपल, सारे प्रिंसिपल्स कराए थे, वहां से भी उसका क्वेश्चन आपको देखने को कहीं ना कहीं मिला हुआ है। तो मोस्टली अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर क्वेश्चंस जो मैंने प्रीवियस आपके जो लेक्चर्स लिए हैं वहां से काफी हद तक क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो आई होप जिन्होंने भी पढ़ाई की होगी तो उनको इजी रहा होगा करने के लिए, उनको लगा होगा कि हाँ हमने ये पढ़ा हुआ है। बाकी आगे अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़े नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, थोड़े बेसिक से एडवांस। देखिए बेसिक कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे अभी आपका बेसिक क्वेश्चन माइक्रो एनवायरमेंट से जो 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, और आप लोग हमेशा हार्ड कॉन्सेप्ट्स पढ़ने की कोशिश करते हैं और भूल जाते हैं कि ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो बेसिक से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आज से आपका नया सेशन शुरू हो जाएगा और बेसिक से एडवांस तक हम लोग सीरीज लेकर चलेंगे। यानी शुरू में बेसिक भी नहीं छोड़ना है। अब मायोपिया का क्वेश्चन था, किसने इन्वेंट किया, एकदम से इजी क्वेश्चन। माइक्रो इन्वायरमेंट आ गया, डब्ल्यूटीओ, बहुत बेसिक क्वेश्चन आए हैं यहाँ से, नाफ्ता के मेंबर्स पूछ ले गए, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, एलएलपी देखो, मतलब सब बेसिक क्वेश्चन है। पेटेंट कितने साल का, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस को कभी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इजी क्वेश्चन है तो नहीं आएगा क्या एग्जाम में, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो तो रेशियोज होते हैं ना, 20% इजी है, 40% मॉडरेट है, 20% हार्ड रखेंगे, तो इजी क्वेश्चन पे आते हैं। इसलिए वो नहीं है कि हमें बिल्कुल बेसिक छोड़ देना है और हार्ड क्वेश्चन पे जाना है। इसलिए अब से बेसिक से एडवांस पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगी, जो बेसिक मेन मेन इंपॉर्टेंट है, और बेसिक कराने के बाद हम लोग जो है क्या करेंगे, हाई कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ेंगे और जो नए कॉन्सेप्ट एग्जाम्स में आ सकते हैं वो भी मैं आपके साथ कराऊंगी। साथ ही साथ पेपर 1 का भी मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर कराऊंगी। क्वेश्चंस का मतलब कॉन्सेप्ट्स कराऊंगी। तो वैसे तो मेरी जो पूरा फोकस है वो कॉमर्स पे ही रहेगा, पेपर 2 पे, क्योंकि वही ज्यादा वेटेज का होता है और इंपॉर्टेंट होता है। बट पेपर 1 को भी मैं छोड़ूंगी नहीं, पेपर 1 भी जो है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी भी क्लासेस मैं रेगुलर अपने चैनल पे लेती रहूंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा कि ये अभी आपका जून का ही एग्जाम का पेपर है, माइक्रो एनवायरमेंट। आप मेरा सेशन खोल के देखिएगा बिजनेस एनवायरमेंट का, मैंने चार्ट के थ्रू आपको ये क्वेश्चन कराया था और मैंने ये बोला था कि ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आ सकता है। आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि माइक्रो एनवायरमेंट कौन सा है, या फिर मैक्रो आपका कौन सा है, या इंटरनल एनवायरमेंट कौन सा है, या फिर एक्सटर्नल एनवायरमेंट कौन सा है। और इसमें से सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप लोग को बिलीव नहीं होता, आप जाइए और जाके मेरे सारे सेशन चेक करिए, आपको पता चल जाएगा कि मोस्टली क्वेश्चन सारे वहां से आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे और इस तरीके से सिलेबस हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आप यहाँ पे देख रहे हो बिजनेस एनवायरमेंट का है। कोई भी इधर उधर की बातें नहीं है, सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी बेसिक क्या होता है, आपको बस उतना ही याद रखना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले टॉपिक आता है आपका बिजनेस एनवायरमेंट का। अब मैम ये बिजनेस एनवायरमेंट होता क्या है, सिंपल सा समझ लीजिए, इंटरनल और एक्सटर्नल को मिलाकर बिजनेस एनवायरमेंट बनाया जाता है। इंटरनल और एक्सटर्नल को मिलाकर, यानी अंदर और बाहर का जो आपका पर्यावरण है उसको मिलाकर बिजनेस एनवायरमेंट जो है वो बनाया जाता है। अब ये इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है, छोटा सा एक एग्जाम्पल देते। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में हेड ऑफ द फैमिली आपके पापा ही होते होंगे, आपके फादर, आपके मदर, यानी पेरेंट्स लगा लीजिए। तो फॉर एग्जाम्पल आप समझिए मैं हूँ, मैं अपने घर में, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं और अब मुझे देखना पड़ेगा, अब मेरा जो घर है वो एक इंटरनल इन्वायरमेंट है। मेरा जो घर है वो एक इंटरनल इन्वायरमेंट है, यानी मेरे पेरेंट्स जो हैं वो चाहे तो किसी भी तरीके से हमें कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल। तो इंटरनल एनवायरनमेंट वही होता है जहां पर क्या है, कंपनी कंट्रोल कर सकती है अपने ऑर्गेनाइजेशन को। तो अब मेरे जो हेड ऑफ द फैमिली है, मेरे पेरेंट्स हैं, उनका पूरा कंट्रोल है मुझ पे, वो जैसे चाहे तो वैसे, अपने बच्चों के भी तो पूरा कंट्रोल होता है ना पेरेंट्स का। उसके बाद क्या होता है, अब हमें ये देखना होता है कि मेरे घर का इन्वायरमेंट कैसा है, इंटरनल, यानी मेरे पेरेंट्स थोड़े ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है, स्ट्रिक्ट है, किस टाइप के हैं। तो वो सारी चीजें इंटरनल एनवायरमेंट के अंदर आती है। ठीक है, और एग्जाम्पल फॉर मेरा एग्जाम आने वाला है, तो सबसे पहले क्या होगा, अगर किसी भी बच्चे का एग्जाम आता है तो पेरेंट्स सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आपका केबल का कनेक्शन काट दिया जाता है। ठीक है, आपका टीवी बंद करा दिया जाता है, क्योंकि आपके जो एग्जाम्स आने वाले होते हैं, मोस्टली घर में ये होता है, बट मेरे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग जो है ऐसे बहुत ही संस्कार टाइप वाले बच्चे रहे हैं हमेशा से। तो हमारे घर में कभी केबल कनेक्शन कट नहीं किया गया, लेकिन मोस्टली मैंने देखे हैं सबके घर में सबसे पहले केबल का कनेक्शन काटा जाता है। तो केबल का कनेक्शन अब वो उनके कंट्रोल में है, मेरे पेरेंट्स के पूरे कंट्रोल में है, जैसे चाहे वो चेंज कर सकते हैं इंटरनल एनवायरमेंट।
ठीक है। अब क्या हुआ, एग्जाम की प्रिपरेशन हुई, मेरे 80% आए एग्जाम्पल, और 80% आके चलो घर वालों को लगा कि हाँ इसने पढ़ाई तो करी है, ठीक है, अच्छे मार्क्स है। अब वो बाहर गए, बाहर मिली उनके शर्मा जी की बेटी, तो शर्मा जी की बेटी जो है वो 95% स्कोर करके लाई है भाई। और बस वही वो है, हमारी शर्मा जी की बेटी जो है वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है। एक्सटर्नल एनवायरमेंट का मतलब मेरे पेरेंट्स का, अब शर्मा जी की बेटी पे तो कोई कंट्रोल है नहीं भाई, वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं शर्मा जी की जो बेटी के मार्क्स हैं, एक्सटर्नल एनवायरमेंट है, वो जाके कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी में जरूर इफेक्ट करने वाला है। मेरे जो इंटरनल एनवायरमेंट है, मेरे घर में कलेश होने वाला है। तो यही बोलते हैं एक्सटर्नल एनवायरमेंट। एक्सटर्नल एनवायरमेंट जब कंपनी के कंट्रोल से बाहर है चीजें, जो आपकी कंपनी है वो कंट्रोल नहीं कर सकती। अब मेरे पेरेंट्स वहां मिले तो बोला भाई हमारी बेटी तो 95% लाई है, तो वही अब मेरे पेरेंट्स को लगा कि मेरी बेटी तो 80% लेकर आई है, बस वही मेरी 80% की वैल्यू जो हो गई वो जीरो, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरमेंट है। सीधे तो नहीं अफेक्ट किया, पर इनडायरेक्टली मेरे घर पे आके थोड़ा सा होगा कि शर्मा जी की बेटी तो 95% लेकर आई है। इतना नहीं है, बट वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो घूम फिर के टोंट आ जाएगा। तो यानी वही कहने की बात करी गई है, अब मेरे पेरेंट्स जो है वो शर्मा जी की बेटी को कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो 95% लेकर ना आए, नहीं कर सकते। लेकिन वो सिर्फ इंटरनल इन्वायरमेंट कंट्रोल कर सकते कि क्या पता अगली बार से जो है वो मेरा फोन भी ले लिया जाए कि आप तुम अच्छे से पढ़ो। तो वो यही चीज बोली गई है इंटरनल और एक्सटर्नल में। इंटरनल का मतलब होता है कि जो कंपनी है वो अपने इंटरनल एनवायरमेंट को कंट्रोल कर सकती है, क्या रिसोर्स यूज करने हैं, किस तरीके का स्टाइल होगा, स्केलर चेन होगी, फॉर्मल अथॉरिटी कौन किसके अंडर होगा, कौन से रिसोर्सेज यूज किए जाएंगे, ये सारा चीज होता है इंटरनल में। वही एक्सटर्नल एनवायरमेंट में क्या होता है, कंपनी बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकती। एक बात बताइए, गवर्नमेंट कल को कोई रूल्स रेगुलेशन लगा देता है तो कंपनी क्या जाके उसे रोक देगी? नहीं। कल को रिसेशन आ जाता है, रिसेशन आने से आपका प्रॉफिट डाउन हो गया है, आपका सेल्स कम हो गई है, अब क्या आप रिसेशन रोक दोगे जाकर? नहीं कंट्रोल कर सकते। तो वही है एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। अब इसका डिफरेंस देख लेते हैं। तो इंटरनल जो होता है, इंटरनल फोर्सेस दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द बिजनेस, इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है आपके, अगर इंटरनल एनवायरमेंट में कोई भी चीज कम हो रही है, अगर वर्कर्स खुश नहीं है, तो डायरेक्टली आपका जो सेल है वो कम होना शुरू हो जाएगा, काम अच्छे से नहीं होगा। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स क्या होते हैं, इनडायरेक्टली घुमा फिरा के बिजनेस को क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला ना, घुमा फिरा के, डायरेक्ट चप्पल नहीं पड़ती है, घूम फिर के आती है। ठीक है, तो वही वाली चीज है कि वो जो है इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। ये विद इन अ बिजनेस होता है इंटरनल एनवायरमेंट, ठीक है। एक्सटर्नल आउटसाइड ऑफ बिजनेस होता है। इंटरनल एनवायरमेंट को माइक्रो भी बोल दिया जाता है, एक्सटर्नल को मैक्रो भी बोल दिया जाता है, पर मैं आपको एक चीज यहाँ पे और बताऊंगी। ठीक है, इट कैन बी कंट्रोल्ड, इंटरनल को बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सटर्नल को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इंटरनल एनवायरमेंट जो है इफेक्ट करती है सर्टेन बिजनेस ओनली, मतलब कुछ टाइप के बिजनेस होते हैं जहां पर इंटरनल एनवायरमेंट काम करता है, लेकिन एक्सटर्नल एनवायरमेंट जो है, साइज कैसी भी साइज हो, कंपनी की कैसी भी हो, वो हर जगह इफेक्ट होता है उसका। इट शोज द स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ द बिजनेस। अगर देखो इंटरनल होती है ना बेटा, इंटरनल एनवायरमेंट क्या होती है, अब मेरे अंदर की क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या वीकनेस है, मेरी क्या कमजोरी है, मेरी क्या ताकत है, ये मेरे अंदर ही रहेगी। इंटरनल एनवायरमेंट के अंदर सिर्फ स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको पता चलती है, लेकिन एक्सटर्नल में आपको अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का पता चलता है। कैसे? अब एक बात बताइए, अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो इंटरनल एनवायरमेंट से मिलेगी, एक्सटर्नल से? अगर कोई अच्छा ऑफर आता है, कोई अगर अच्छा ऑफर आता है कंपनी के पास, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है कंपनी के लिए, वो बाहर से ऑफर आ रहा है, दैट्स ऑल। यहाँ पर क्या होता है कि ये अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को शो करती है। ठीक है, इसीलिए ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैं लेकर आई हूँ। अब आते हैं फीचर्स। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था और ये मैं सेम चार्ट में प्रीवियस में भी करा चुकी हूँ। ठीक है, आप लोग को रटना नहीं है, रटोगे तो कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। आप इन्वायरमेंट को समझने की कोशिश करो कि बिजनेस में क्या क्या चीजें चलती हैं, उस हिसाब से आप समझ पाएंगे, नहीं तो बहुत कितना रटेंगे आप। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट में सबसे पहले आता है डायनेमिक। अब डायनेमिक का पहले तो इंग्लिश में वर्ड जिसको हिंदी में नहीं पता वो समझिए। डायनेमिक का मतलब होता है जो चीज चेंज होती रहती है, जो चीज क्या होती रहती है, चेंज होना। डायनेमिक को वो बोल देते हैं जो चीज बदलती रहे, हिंदी में इसका अर्थ यही है कि जो चीज बदलती रहे। सो डायनेमिक का ये मतलब है। अब डायनेमिक का बिजनेस एनवायरनमेंट से क्या मतलब है कि तो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो डायनेमिक होना चाहिए। डायनेमिक इसलिए होना चाहिए, आप एक बात बताइए, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, कस्टमर का अगर कुछ भी टेस्ट चेंज हो रहा है तो आपको भी तो उसी हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। आपने तो सोच लिया हम तो डिटॉल का सोप ही बेचेंगे भाई, अब कस्टमर चाह रहा हमें सोप नहीं चाहिए, हमें कुछ और इम्प्रूवमेंट, तो हम तो लिक्विड में यूज करेंगे, क्योंकि अब आपने देखा ना सोप अब लिक्विड में आने लगी है। लिक्विड में बस दबाया, प्रेस किया और हेड वॉश किया, सोप का झंझट खत्म। अब आप उसी पे अटके हुए हो, आप चेंज ही नहीं कर रहे हो, तो फिर आप तो गए, आपकी कंपनी तो गई, आपका प्रोडक्ट डूब जाएगा। तो डायनेमिक होना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे सिचुएशन कहते हैं ना कि आपकी जिंदगी में जैसे जैसे चीजें आती है आपको अपने में ढाल लेना चाहिए।
तो वही चीज है, जैसा देश वैसा भेष, आपने सुना होगा, तो वही चीज है, जैसे जैसे चीजें हो रही है उसको अपनाते जाओ। परिवर्तन जो है, कहते हैं ना, संसार का नियम है। तो आप परिवर्तन के साथ, अगर आप चेंजेस के साथ जो है वो चलेंगे नहीं, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। वही चीज बोली है बिजनेस एनवायरमेंट में। दूसरा बोला है कॉम्प्लेक्स। अब मैम कॉम्प्लेक्स का हिंदी में जो है मतलब है वो होता है कठिन, डिफिकल्ट। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स क्यों है? अच्छा एक बात बताइए, मैंने अभी आपको बोला बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर इंटरनल आता है और एक्सटर्नल आता है। इंटरनल तो आप सॉल्व कर लोगे, आपके बिजनेस के अंदर अंदर है, पर आप एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसी वजह से आपका बिजनेस क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है कि पता नहीं क्या चेंजेस आएंगे, गवर्नमेंट के क्या रूल्स रेगुलेशंस रहेंगे। उसकी वजह से थोड़ा सा बिजनेस एनवायरनमेंट आपका कॉम्प्लेक्स नेचर का हो जाता है। थर्ड है आपका अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब क्या होता है, हिंदी में बता देती हूँ, जो कि आगे आपको नहीं पता क्या होने वाला है। अनप्रेडिक्टेबल बोलते हैं ना, कि आगे नहीं पता कल क्या हो जाए, तो वही अनसर्टेनिटी होती है। अब अनसर्टेनिटी इसलिए बोला जाता है, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कुछ नहीं पता रहता आगे कल को आपको कितना प्रॉफिट भी हो सकता है, चाहे तो आपको लॉस भी हो सकता है। इसीलिए आप अपना फ्यूचर कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे एक आम इंसान अपना भविष्य प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कल उसके साथ क्या होगा, वैसे ही बिजनेस में भी वही हाल है। वो नहीं बता सकते कि कल क्या होने वाला है, क्या पता उनकी सेल्स इतनी ज्यादा हो, क्या पता सेल्स डाउन हो जाए। इसीलिए यहाँ पर बोला है फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल। फिर है आपका मल्टी फेसेटेड। मल्टी फेसेटेड का मतलब यहाँ पर ये चीज है, अगर आप बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर कोई चेंज लाते हैं, अगर आप बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर कोई चेंज लाते हैं, तो उससे हर अलग अलग लोग जो है वो अलग अलग नजरिए से देखेंगे, अलग अलग परसेप्शन से देखेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ, अगर कोई कंपनी में उन्होंने बोला कि हम जो है अपनी एक काम करते हैं, हम डिस्काउंट देने शुरू कर देते हैं अपने सेल्स पर, कि जो बल्क में परचेज करेगा उसको हम डिस्काउंट देते हैं। अब मैनेजर ने तो सोचा पता नहीं ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्या पता इनके पास अननेसेसरी स्टॉक पड़ा हुआ है, इसी वजह से ये जो है ये वाला चेंज हुआ है। अब वर्कर ये सोचेंगे क्या पता ये अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए डिस्काउंट दे रहे हैं। यानी सबका नजरिया अलग अलग होगा। एक चेंज आता है पर्टिकुलर, एक कोई भी पर्टिकुलर चेंज करते हैं आप अपनी कंपनी के अंदर, तो सबका देखने का नजरिया अलग अलग होता है। ये आम इंसान, आप अपने से रिलेट करके देखो, अगर घर में कोई एक बात होती है तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग मिलेगा आपको। अगर घर में कहते हैं कि टीवी लेकर आते हैं, तो एक कहेगा नहीं नहीं नहीं, टी से उस कंपनी का नहीं लाना, सैमसंग का मत लाओ। दूसरा कहेगा नहीं नहीं एलजी का लाओ। अरे क्या जरूरत है टीवी लाने की, फोन आजकल चल रहे हैं। सबके अलग अलग नजरिए रहते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टी फेसेटेड। फिर है फार रीचिंग इम्पैक्ट। फार रीचिंग का मतलब दूर तक, यानी लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि अगर हम कोई छोटा सा भी चेंज करते हैं अपने बिजनेस में, उसका जो रिजल्ट है या उसका जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है वो हमें लॉन्ग टाइम तक देखने को मिल सकता है। क्या पता एक छोटा सा डिस्काउंट करने से आपकी सेल्स जो है वो लंबे टाइम तक आप देखोगे आपकी सेल्स बहुत ज्यादा हो जाए, आप मार्केट कैप्चर कर लो। मतलब छोटी सी भी चेंज जो है वो आपको लंबे टाइम तक उसका रिजल्ट दिखने को मिलता है। कहते हैं ना, अगर आप अपना 10th और 12th को बना लेते हैं, आपने सुना होगा 10th और 12th में अगर आप बोर्ड्स के मार्क्स अच्छे ले आते हो, तो इससे आपका फ्यूचर में आपको पता चलेगा आपको कितना फायदा मिलने वाला है। तो वही चीज बोलेंगे। लास्ट पॉइंट है इसका रिलेटिव। रिलेटिव का क्या मतलब है, यहाँ पर बोला गया है, देखिए बिजनेस एनवायरमेंट में क्या बोला जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि हर चीज जो है ना, हर अलग अलग नजरिए से होती है। अब हम ये जरूरी नहीं है कि अगर एक बिजनेस में वो काम कर गया तो दूसरे बिजनेस में भी वही काम करेगा। यानी एक रूल हर जगह अप्लाई नहीं होगा। अगर किसी ने बोला कि मैंने तो डिस्काउंट दिया था तो मेरी तो सेल बढ़ गई, लेकिन जरूरी नहीं है कि दूसरी कंपनी वाली अगर अपने प्रोडक्ट पे डिस्काउंट करती तो उसकी भी सेल बढ़े। ये याद रखिएगा। एक रूल अगर एक कंपनी में लगता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वही रूल सारी कंपनी पे लगेगा और रिजल्ट अच्छा आएगा। इसलिए बोला गया है रिलेटिव। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए हों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, और मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ से क्वेश्चन आएगा। जिन्होंने पढ़ा होगा उन्होंने सॉल्व कर दिया होगा, और वैसे भी बच्चों ने पढ़ा ही होगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने ही पढ़ाया है जो वही क्वेश्चन आया है। तो ये क्वेश्चन तो आपने अपने आप से भी पढ़ा होगा, ठीक है, और भी टीचर्स ने कराया होगा। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है और इंटरनल। वैसे तो हम लोग इंटरनल को माइक्रो बोल देते हैं, लेकिन माइक्रो और मैक्रो हमेशा एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अंदर ही आता है। इंटरनल वो जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, आपका वैल्यू सिस्टम, आपके ऑब्जेक्टिव, आप जो चाहे वो सेट करिए। आपका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, हायरार्किकल रहेगा, फ्लैट रहेगा, आपका कल्चर कैसा रहेगा, ठीक है, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी कैसी रहेगी, आपके एम्प्लॉयज किस तरीके के आप लोगों ने मतलब वहां पे रख रखे, आप चाहते हैं कि सिर्फ मार्केटिंग वाले एम्प्लॉयज हो हमारे में, अकाउंट्स वाले हो, मतलब ये सारी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो अपने हिसाब से, इसीलिए इंटरनल एनवायरमेंट है। अब आता है एक्सटर्नल में माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो होता है स्पेसिफिक,
जिसको थोड़ा सा कई हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, कहीं हद तक, यानी पॉइंट समझ लीजिए, 0.5 0.2 तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट मैक्रो को तो हम बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। माइक्रो में जैसे सप्लायर्स जो होते हैं, कस्टमर्स को थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं कि देखो कस्टमर्स को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता चल गया कस्टमर्स की क्या चॉइस है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। कस्टमर्स हो गया, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज हो गया, कॉम्पिटिटर्स हो गया, और पब्लिक, ये आपके माइक्रो के अंदर आते हैं। सेम क्वेश्चन यहाँ से उठा के पूछा गया था और ये पूछा जाता है। मैक्रो में आपके क्या आते हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिस्टम, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल, सोशियो कल्चर, डेमोग्राफिक, नेचुरल और इकोलॉजिकल। ये आपके मैक्रो के अंदर आते हैं। एज इट इज पॉइंट आपको याद करने हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपको। बाकी जो सारे टाइप्स है वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलिए, जैसे कि मैंने आपको बोला था, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। कई लोग जो है वो इंग्लिश की वजह से भी कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि सीबीएसई के बच्चे कुछ इस टाइप के होते हैं कि वो इस तरीके की इंग्लिश पढ़ते हैं कि उनको कुछ समझ में नहीं आती है, क्योंकि हम लोग को स्कूल में तो कभी सिखाया जाता नहीं है, और फिर कुछ कुछ वर्ड ऐसे आ जाते हैं, हम लोग खुद ही फंस जाते हैं इंग्लिश वाले बच्चे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कॉम्प्लेक्स, डायनेमिक, मल्टीफेसेटेड और स्टैटिक। अभी मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स होता है, बिल्कुल होता है, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा डायनेमिक, चेंजेबल है, बिल्कुल चेंज होता रहता है, टाइम टू टाइम चेंज करना जरूरी है। मल्टीफेसेटेड, अभी मैंने बोला सबका नजरिया एक होता है। अभी वही मल्टीफेसेटेड एग्जाम में आ गया होता, थोड़ा सा मीनिंग समझ में नहीं आती कि क्या बोलना चाह रहा है, और हम गलत क्वेश्चन कर देते हैं इसको। ठीक है, इसे कभी कभी इंग्लिश के कुछ वर्ड्स यहाँ पर दे दिए जाते हैं जो हम लोग को समझना मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ा हिंदी भी आप लोग जो क्या करें, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन में फंसते हैं अगर आप लोग, तो आप लोग अपना लैंग्वेज चेंज करके एक बार क्वेश्चन हिंदी में भी जरूर पढ़ा करिए। लास्ट है स्टैटिक। अब स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्थिर, जो चेंज नहीं होता। स्टैटिक का क्या मतलब होता है, जो चेंज नहीं होता। अभी तो मैम आपने टिक लगाया यहाँ पर, अभी तो आपने मैम यहाँ पे टिक लगाया कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो डायनेमिक होता है, चेंजेबल होता है, चेंज कर होता रहता है टाइम टू टाइम। वहीं पे एक तरफ बोल रहे हैं कि चेंज नहीं होता है, तो आपका आंसर हो गया। कौन सा फीचर नहीं है, आंसर नंबर 4 स्टैटिक नहीं है। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट बदलेगा ही नहीं ना, तो आप सबसे पीछे रह जाएगा, इसलिए बदलाव तो हर जगह जरूरी है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। आई होप सबने ये वाला आंसर सही लगाया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट। अभी मैंने आपको बताया माइक्रो में कौन सा नहीं आता, तो कस्टमर, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर और टेक्नोलॉजी। अब एक बात बताइए, इसमें से कौन सा नहीं है। अभी आपने ये दिखा था चार्ट, और मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, बताइए, सप्लायर्स है, कस्टमर है और कॉम्पिटिटर है। टेक्नोलॉजी किसमें आ रही है, मैक्रो के अंदर। सप्लायर, कस्टमर और आपका कॉम्पिटिटर, ये तो तीनों मैम माइक्रो के ही हैं। तो जो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को आप बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी तो जो बदलेगी वो बदलेगी, आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये मैंने इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे रखे ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं और आते रहेंगे एग्जाम में आगे। और बाकी का जो नेक्स्ट सेशन रहेगा वहां पे आपके टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, जहां से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत रहते हैं। दूसरा स्वॉट एनालिसिस और पेसल एनालिसिस। पेसल से भी मैंने आपको फुल फॉर्म कराया था, आप जाके चेकआउट करो एमसीक्यू सेशन में। वहां से पूछा गया था एल का मतलब, आई थिंक पूछा गया था कि पेसल में एल किसके लिए, यहाँ पे फुल फॉर्म बताना था। तो वो मैं डिटेल में आपको कल सेशन में बताऊंगी। अगर वाकई आपको सेशन जेन्युइन लगता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करके बताइएगा। तब तक आपसे नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।